यूक्रेन जंग की चौथी बरसी और मॉस्को में आत्मघाती हमला हुआ है। एक पुलिसकर्मी की मौत की जानकारी मिल रही है। मॉस्को में हुए आत्मघाती विस्फोट से शहर दहल गया है। रूस यूक्रेन जंग की चौथी बरसी पर हुए इस हमले में एक पुलिसकर्मी और हमलावर की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। यानी कि अभी भी अटैक हो रहा है। इस वक्त भी जब यह खबर मैं आपको बता रही हूं, उस दौरान भी वहां पर अटैक हो रहे हैं और रूस लगातार यूक्रेन को इसी तरीके से दहला रहा है। मॉस्को को किस तरीके से यहां पर आत्मघाती हमले को लेकर जानकारी मिल रही है, यानी कि यूक्रेन भी पीछे से पलटवार कर रहा है। मॉस्को में आत्मघाती हमला हुआ, एक पुलिसकर्मी इस दौरान मौत उसकी हुई है और साथ ही साथ 2 अन्य लोगों को लेकर जानकारी कि उनकी जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा क्रूशल बनी हुई है, वो घायल हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद इस वक्त जो है संजीदा स्थिति में है। हमलावर की मौत हो गई है, पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, यानी कि मॉस्को की तस्वीर किस तरीके से बन रही है आप समझिए। दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से, जेलेंस्की की तरफ से दावे किस तरीके से सामने आ रहे हैं। अब चौथे साल पूरा होने के बाद मॉस्को पर यह अटैक क्या बताता है, अब इसको लेकर रिटेलिएट कैसे करेगा यूक्रेन के ऊपर, रूस कैसी क्षति पहुंचाता है इस हमले के बाद। और क्योंकि यहां पर बड़ा हमला माना जा रहा है, आत्मघाती इसे हमला इसलिए भी करार जा रहा है क्योंकि ये सीधे तौर पर मॉस्को में हुए आत्मघाती विस्फोट को दर्शाता है। तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, ड्रोन पिक्चर्स किस तरीके से सामने आ रही है। अब ये देखिए ड्रोन पिक्चर्स है, ये आत्मघाती हमले को लेकर पिक्चर सामने आ रही है। ये व्यक्ति, ये शख्स आपको नजर आ रहा होगा, ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है और खास तौर पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये लोकेशन नजर आ रही होगी। ये देखिए, ये मूवमेंट ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट हुआ है ये कैसा अटेम्प्ट था, और साफ तौर पर ये पिक्चर दिखाता है कि ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से भी ये मॉस्को को टारगेट करना किस तरीके की रणनीति में, किस तरीके की रणनीति का हिस्सा है, अपने आप में स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि आत्मघाती हमला, ये विस्फोट दिखाया गया, कोशिश किया गया यूक्रेन द्वारा कि रूस को ज्यादा से ज्यादा क्षति इसके जरिए पहुंचे और रूस को जो है कहीं ना कहीं टारगेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कहीं ना कहीं इस आत्मघाती विस्फोट को माना जा रहा है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग की चौथी बरसी से ठीक पहले दिए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि लगता है कि पुतिन ने तीसरा विश्व युद्ध पहले ही शुरू कर दिया है। अब सवाल यह है कि वो कितना क्षेत्र कब्जा कर पाएंगे और उन्हें कैसे रोका जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस दुनिया पर अपनी सोच और जीवन शैली थोपना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध को खत्म करने का एकमात्र तरीका रूस पर कड़ा सैन्य और आर्थिक दबाव बनाना है। ज़ेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय आया है जब पुतिन ने कहा है कि रूस के लिए न्यूक्लियर ट्रायल डेवलप करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनके मुताबिक न्यूक्लियर ट्रायल रूस की सुरक्षा की गारंटी है और इससे दुनिया में ताकत का संतुलन बना रहता है। कई इलाकों में संघर्ष जारी है। यूक्रेन के प्रतिरोध को कमजोर करने के लिए रूस लगातार नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ा रहा है। दूसरी ओर पश्चिमी देशों से मिल रही सैन्य मदद कम होने से यूक्रेन की रक्षा क्षमता पर असर पड़ा है। इससे उसकी बातचीत की स्थिति भी कमजोर हुई है और युद्ध लंबा खिंच रहा है। संघर्ष को खत्म करने के लिए रुक रुक कर बातचीत हो रही है। अमेरिका की मध्यस्थता में अबू धाबी और जिनेवा में कई दौर की वार्ता हो चुकी है। इस महीने जिनेवा में हुई बातचीत हर दिन सिर्फ 2 घंटे हुई और कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन दोनों पक्ष बैठक के लिए तैयार है। संघर्ष अब भी हवाई और जमीनी हमलों के साथ जारी है, लेकिन जमीन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होगा या भी जारी रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए, लगातार जो तस्वीर है रूस और यूक्रेन के बीच आत्मघाती हमले के बाद भी अभी वैसी बनी हुई है जैसे शुरुआत में देखने को मिल रही थी, जहां लगातार आमने सामने रूस और यूक्रेन है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग को शुरू हुए आज ठीक 4 साल हो गए।
24 फरवरी 2022 को रूस के आक्रमण के साथ शुरू हुआ यह युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे घातक संघर्ष है। 4 साल के इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए या घायल हुए हैं और करोड़ों लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी बन गए। सबसे डरा देने वाली तस्वीर और सबसे डरा देने वाली बात यह कि इस खूनी संघर्ष का तत्काल कोई अंत नहीं दिख रहा है। रूस ने वर्तमान में यूक्रेनी क्षेत्र के लगभग 20% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन उस पर हर दिन नागरिक क्षेत्रों को और बुनियादी ढांचों को टारगेट कर रहा है। वहां बमबारी कराने का आरोप भी लगाता है। साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस अपने भविष्य, अपनी स्वतंत्रता, सच्चाई और न्याय के लिए लड़ रहा है। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि रूस और यूक्रेन जंग को लेकर 4 साल जब पूरे हो गए, अभी की तस्वीर कैसी है समझिएगा जरा। 4 साल पूरे हो गए। 24 फरवरी 2022 हमला शुरू हुआ था। ये पहला दिन था जब ये जंग की तस्वीर सामने आई थी और 21 फरवरी 2022 को पुतिन ने आजादी की मान्यता दी थी। आप समझिएगा, यूक्रेन के पूर्वी डेटोनेस्क पर, लुहांस्क पर, इन क्षेत्रों पर स्वतंत्रता को लेकर के बड़े बड़े दावे सामने आए। अब रूसी सेना दक्षिण और उत्तर पूर्व में तेजी से आगे बढ़ी। रूसी सेना लगातार विस्तारवाद की नीति के तहत आगे बढ़ी। अब जेलेंस्की ने विरोध का नेतृत्व किया, खुद संभाला कमान को, लीडर बने। अब देखिए, दक्षिण पूर्वी बंदरगाह रूस के कब्जे में बताया जा रहा है और कई ऐसे क्षेत्र है यूक्रेन के जो कि अभी भी रूस के कब्जे में बताए जा रहे हैं। इस जंग के जरिए रूस ने कॉन्कर की है। बेलारूस की बात करें, टर्की की बात करें, शुरुआती शांति वार्ता यहां पर विफल रही थी। सबसे पहले याद कीजिएगा वो पिक्चर जब बेलारूस में बातचीत हुई थी, उसके बाद टर्की में बात हुई थी, लेकिन वो बात बन नहीं पाई, बात बीच में रह गई, कहीं अटक गई और कहीं ईगो क्लैश हो गए दोनों ही बड़ी महाशक्तियों के। अब समझिएगा, डोनेस्क लुहांस्क क्षेत्र को स्वतंत्रता को लेकर के शुरू हुआ ये पूरा सिलसिला अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए रूस के लिए एक मौका बन गया है। रूस इसे एक विन विन सिचुएशन की तरह ले रहा है। रूस विस्तारवाद की नीति के तहत जैसे आगे बढ़ रहा था, अब वो कोशिश कर रहा है कि इसी जंग के जरिए पूरे संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जा हो जाए। और शुरुआती शांति वार्ता जो विफल हुई थी, उसके बाद से ऐसा कई दफा हुआ, कई दौर की बातचीत हुई जब रूसी सेना को लेकर के, रूस को लेकर के यूक्रेन के सामने आसपास बैठ करके एक टेबल पर बैठ के बातचीत होने की कोशिश हुई। जब रूसी सेना कीव के आसपास के इलाकों से पीछे हटी तो बुचा और आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों आम नागरिकों के शव सड़कों पर मिले। इन लोगों को गोली मारकर इनकी हत्या की गई थी। यूक्रेन ने रूसी सेना पर आरोप लगाया, लेकिन रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, इनकार कर दिया। इन भयानक घटनाओं से दुनिया भर में गुस्सा है, दुनिया भर में गुस्सा फैल गया है और युद्ध अपराधों की जांच शुरू भी की गई। इसके साथ ही आपको बता दें, इसके 1 साल बाद 17 मार्च 2023 की तस्वीर आप देखिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बहुत हो हंगामा हुआ था, बहुत शोर शराबा इसको लेकर हुआ था। उन पर आरोप लगाया गया था कि यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से बच्चों को गैर कानूनी तरीके से रूस भेजा गया। और इसको लेकर के एक और तस्वीर सामने आती है कि यूक्रेन इसको लेकर कैसी तस्वीर रखता है, यूक्रेन इसको कैसे काउंटर करता है, कैसे पलटवार करा। 2022 से 2023 तक कैसे जवाबी हमले हुए, अब जरा वो समझिए। 2022 में यूक्रेन ने जवाबी हमले शुरू किए, पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद की और खार्किव, खेरसोन शहर पर फिर से कब्जा जमाया रूस ने। और पूर्वी शहर बाखमुत में लंबी और खूनी लड़ाई लड़ी गई। शहर लगभग पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और जून 2023 की बात करें तो रूस को एक और झटका लगा। ये तगड़ा झटका बताया जा रहा था जब मर्सनरी ग्रुप ने बगावत कर दी थी और 2023 में यूक्रेन का दक्षिण पूर्व में फिर से हमला हुआ और रूस के लाइन ऑफ डिफेंस को तोड़ नहीं पाए। ये कहा जा रहा था कि रूस को लेकर काउंटर करने की कोशिश जेलेंस्की जरूर कर रहे थे, लेकिन यहां पर थोड़े से ठंडे पड़ते हुए नजर आए। 2023 में यूक्रेन ने दक्षिण और पूर्व में फिर से अटैक किया और रूस के लाइन ऑफ डिफेंस को तोड़ भी नहीं पाए। इसके बाद इस दोनों देशों के बीच युद्ध और गहराता चला गया। साल 2024 की अब बात करते हैं। कुसर्क और रूस की धीमी बढ़त को लेकर डिटेल्स अब आपको देते हैं। फरवरी 2024 से रूसी सेना का एक्शन सामने आता है। अब
ये पूरा इलाका जो है ये दहलता हुआ नजर आया। फिर से मोर्चे पर बढ़त बनानी शुरू की गई और ये जो दो महाशक्तियां जिसमें रूस और अमेरिका सामने आता है यूक्रेन के नाम पर, ये कहीं ना कहीं पिक्चर आई। रूस धीरे धीरे पूर्वी इलाकों में आगे बढ़ता हुआ नजर आया और इसके साथ साथ यूक्रेनी सेना के पास सैनिकों और हथियारों की कोई कमी नहीं है, इस बात के भी दावे किए गए क्योंकि मिल गया था सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का। अब अगस्त 2024 की बात करते हैं जहां यूक्रेनी सैनिक रूस की सीमा में घुसते हैं। अब सीधे तौर पर तस्वीर आती है पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में घुसे यूक्रेनी सैनिक, यानी कि ये विस्तारवाद की नीति जो रूस अपनाया करता था अब ये यूक्रेन भी अपनाने लग गया। यूक्रेन ने भी कहा कि कब्जाधारी नीति अपनाई जाए और पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र पर अपना कब्जा करने के लिए यूक्रेनी सेना जो है आगे बढ़ती है, लेकिन इसके बाद सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया गया। कब्जा तो हुआ लेकिन इसका दंश यूक्रेन को झेलना पड़ा क्योंकि शहर दर शहर मलबा बन गया है। मार्च 2025 में रूस ने मदद ली, रूस ने कुछ हेल्प ली, कुछ सहायता ली। अब वो सहायता कैसे ली है वो आपको बताते हैं। ये सहायता जब रूस लेता है इसमें सीधे तौर पर तस्वीर आती है नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की, जिसमें नॉर्थ कोरियाई सैनिकों ने रूस की मदद की और साफ तौर पर इस जंग में सामने आते हुए रूस को हेल्प करते हुए हथियार मुहैया करवाए। यूक्रेन को इलाके से बाहर निकाला गया, उस इलाके को खाली कराया गया, इवैक्यूएट किया गया जहां पर कब्जा यूक्रेन ने किया था। अब समझिए यूक्रेन को इलाके से बाहर निकालने के साथ ही कुर्स्क और रूस की जो धीमी बढ़त है वो एक साथ कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई, एक्सलेट होती हुई नजर आई और ये कुर्स्क और रूस की जो इलाका है ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं यूक्रेन फ्री होता हुआ दिखाई दिया। अब सैनिकों को हथियारों की कमी उस दौरान हुई थी जब कहा गया कि ये जो जंग है अपने पूरे शुभाव पे था। हालांकि रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमलों की जो श्रृंखला है वो चलाई थी। अमेरिका की तरफ से दिए गए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और F-16 लड़ाकू विमानों भी इसमें शामिल हैं। इन हमलों को पूरी तरीके से नहीं रोक पाए। 21 नवंबर 2024 को रूस ने ऑर्शनिक नाम की नई मध्यम दूरी की परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन के एक सैन्य कारखाने को निशाना बनाया। 8 जनवरी 2024 को इसी मिसाइल का दोबारा से इस्तेमाल किया गया और एक विमान कारखाने पर अटैक किया गया और 5वें साल एंट्री के साथ साथ यहां एक दफा फिर से ये देखने को मिला कि एक के बाद एक बमबारी का सिलसिला होता हुआ नजर आया। साल 2025 से 2026 के बीच फिर आई ट्रंप की कूटनीति। अब यानी कि इस पिक्चर में आते हैं ट्रंप, क्योंकि नए नवेले सत्ता संभालने के बाद यहां पहुंचे थे। अब उनकी तरफ से कैसी तिगड़ी और कैसी डिप्लोमेसी खेली जाती है, क्या रणनीति आती है, अब आपको बताते हैं। 2025 की शुरुआत में ट्रंप की सत्ता वापसी हुई, पुतिन के साथ सीधी बातचीत पर सहमति बनी। 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में बैठक होती है, लेकिन ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक इस दौरान हो जाती है। ये कहा जाता है कि दोनों सामने बैठते तो हैं, लेकिन दोनों एक मत में नहीं होते हैं। तीखी नोकझोंक इसी वजह से होती है और ट्रंप ने यूक्रेन को धमकी दी जाती है। ट्रंप यूक्रेन को सीधे सीधे धमकी दे डालते हैं, सैन्य सहायता बंद करने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि इसी तरीके की तस्वीर अगर आप रखेंगे तो आपको जो सहयोग अमेरिका की तरफ से जो हेल्प मिल रही है वो मदद बंद कर दी जाएगी। बाद में ट्रंप कभी कीव तो कभी मॉस्को के प्रति नरम और सख्त रुख अपनाते हुए नजर आते हैं, यानी कि स्टांस बदलते हुए नजर आते हैं। यही डिप्लोमेसी जो है शुरुआत करता है और एस्केलेट करता है इस जंग को। नवंबर में उन्होंने यूक्रेन के लिए मसौदा योजना पेश की और मॉस्को की मुख्य मांगे इसमें शामिल थी। यूक्रेन के कुछ इलाकों को छोड़ना, बदले में सुरक्षा गारंटी देना, दबाव बनाए रखने के लिए रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा नेटवर्क पर हमले किए, जिससे सर्दियों में लाखों लोग अंधेरे और ठंड में रहने को मजबूर हुए। जवाब में यूक्रेन ने रूसी तेल रिफाइनरीज पर हमला किया, यानी कि ये कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से अपने स्टांस को दोनों तरफ से इक्वली बांटे जाए, इक्वली बांटते हुए ये कूटनीति आगे बढ़ाई जाए, चाहे वो रूस के परिप्रेक्ष्य में हो या यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में हो। आप समझिएगा कूटनीतिक प्रयास क्या किए गए, अभी भी ये कूटनीतिक प्रयास जारी है। जनवरी फरवरी 2026 में कूटनीतिक प्रयास ये हुए कि रूसी यूक्रेनी प्रतिनिधि अबू धाबी और जिनेवा में मिलते हैं। रूस अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, यूक्रेन पूर्वी डोनबास क्षेत्र में पूरी तरीके से हट जाए। यूक्रेन इसे बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट मान रहा है। कुल मिलाकर अभी
इस जंग में बस जंग ही जंग है, शांति की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। यूएन के अनुसार 2022 से अब तक यूक्रेन में 15,000 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि असली संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। दोनों देश जो है सामने आ रहा है सैनिकों की मौतों पर भरोसेमंद आंकड़ा जारी नहीं करते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 55,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत बताई है, जिसे लेकर के कहा जाता है और दावा भी किया जाता है कि ये आंकड़े कम हैं। बीबीसी के मुताबिक दोनों देशों के लाखों सैनिक मारे गए हैं और इसको लेकर के किस तरीके की तस्वीर रहती है खास रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस से जंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका। अब यानी कि इस जंग के बीच एंट्री अमेरिका फुल फ्लेज्ड करता हुआ नजर आ रहा है। बर्फ में उतारे गए सबसे खतरनाक सैनिक, -30 डिग्री सेल्सियस में सैनिकों की ट्रेनिंग करवाया जा रहा है। आर्कटिक सर्कल जो है वहां पर उतार दिए गए। आर्कटिक सर्कल बन रहा है जियोपॉलिटिकल जंग का मैदान, यानी कि अमेरिका अब यहां पर अपने सेना को भेजने के बाद ये कोशिश कर रहा है, वहां पर ट्रेन कर रहा है। सीधे तौर पर इसे जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड इस तरीके से ले रहा है कि यही अब अगला जंग का अखाड़ा होने वाला है। अब तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर देखिए बर्फ ही बर्फ नजर आ रही होगी और सफेद बर्फ से ढके इस इलाके में आपको सिर्फ और सिर्फ सेना नजर आ रही होगी। ये सेना है अमेरिका की, ये सेना है अमेरिका की, क्योंकि ये कोशिश अमेरिका कर रहा है कि जिस तरीके से क्रेडिट लेना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, वो चाहते थे कि रूस यूक्रेन जंग रुकवाने को लेकर क्रेडिट उन्हें मिले, क्रेडिट उन्हें दिया जाए, कोशिश ये थी। लेकिन ये कोशिश सफल ना हो पाई, यानी कि अब एंट्री सीधे सीधे जंग में वो करते हुए नजर आ रहे हैं और अमेरिका अपने सेना के जो लोग हैं सैनिकों को भेजते हुए सीधे तौर पर यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ये तस्वीर आए कि रूस और यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका हर दफा हर कोशिश हर प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। और रूस यूक्रेन के बीच जो ये जंग है 4 साल पूरे होने के बाद भी निरंतर जारी है, बदस्तूर जारी है। 5वें साल में एंट्री हो चुकी है और आज ही की तारीख से शुरू हुआ यह सिलसिला आगे भी जारी है। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।